हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। सो दोस्तों, आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सब्जेक्ट साइंस का किसका तो सब्जेक्ट साइंस का सेट नंबर 11 में लेकर आ गया हूं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है, तो हर सेट देखना ना भूलें। और हाँ, जो 1 से लेकर 10वां सेट तक अभी तक ना देखें, कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में चल रहा है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल रहा है, वहाँ से सारा का सारा वीडियो देख लें, सारा सेट देख लें, ताकि एंट्रेंस एग्जाम 2023 में कोई दिक्कत ना हो सके। और इस चैनल पर जो नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलता हूं, फिलहाल सेट नंबर आज 11वां का क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से पूछ रहा है। तो सेट नंबर 11वां का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, पूरा कि यदि एक हीमोफीलिक पुरुष और एक समान स्त्री का विवाह हो तो संतान होगी। हीमोफीलिक क्या है? हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। आनुवंशिक बीमारी जिसमें क्या बोलता है कि एक बार अगर रक्त बहना चालू होता है तो दोबारा वो थाका नहीं जम पाता, जिससे मतलब कि ब्लड बंद नहीं होता है। तो वही बोल रहा है कि हीमोफीलिया पुरुष और एक समान स्त्री के साथ जो उसको विवाह होता है तो उसको संतान में क्या होगा? संतान क्या मतलब संतान में भी होने की संभावना होगा। तो वही ऑप्शन ए में बोल रहा है कि सभी लड़के हीमोफीलिक होंगे। बी में बोल रहा है कि सभी सामान्य होंगे। सी में बोल रहा है कि लड़कियां हीमोफीलिक होगी। और डी में बोल रहा है कि सभी संतान समान होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात कौन? तो सभी लड़के, क्या बोले, सभी लड़के हीमोफीलिक होंगे, क्योंकि हीमोफीलिया बीमारी होता है जो एक्स क्रोमोसोम के वजह से होता है। किसको? तो एक्स क्रोमोसोम के वजह से होता है। और एक्स क्रोमोसोम किस में पाता है? तो पुरुष में पाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात लड़के मतलब हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित होने का अधिक संभावना रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एस्कैरिस पाया जाता है। एस्कैरिस किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है पशुओं की आंत में। बी में बोरा के मनुष्य के रक्त में। सी बोरा सुअर की पेशियों में। एंड डी बोरा मनुष्य के आंत में। यहाँ क्या बोला? मनुष्य के पशुओं के आंत में बोरा और डी में मनुष्य के आंत में बोरा है। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इसमें तो मनुष्य के आंत में पाया जाता क्या? तो एस्कैरिस पाया जाता है, मनुष्य के आंत में पाया जाता है। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है एपी कल्चर, बी में है पीसी कल्चर, सी में है सिल्वी कल्चर एंड डी में बोल रहा है हॉर्टी कल्चर। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्या? तो एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर कहलाता है। आगे चलते चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि लाह उत्पन्न होता है। लाह किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है पेड़ों की छाल से, बी है कीटों की अंडाशय से, सी में बोल रहा है कीटों के मल पदार्थ से मतलब मल मूत्र से, एंड डी में बोल रहा है कि कीटों के शरीर के अस्त्रावन से, कीटों के शरीर के अस्त्रावन से। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या? तीन का नहीं, चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या? कीटों के शरीर से अस्त्रावन होता क्या? तो लाह उत्पन्न होता है। आगे चलते पांचवा क्वेश्चन में। आपका पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मलेरिया रोग का कौन सा वेक्टर है? मलेरिया किसके कारण कौन सा वायरस के कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में बड़ा कि मादा क्यूलिक्स के कारण, बी में बड़ा मादा एनाफिलिस के कारण, सी में बड़ा नर एनाफिलिस के कारण एंड डी में बड़ा है घरेलू मक्खी के कारण मलेरिया उत्पन्न होता है। तो पांच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, था किससे? तो मादा एनोफिलिस, मादा मच्छर। देखो, तो मादा मच्छर के कारण से क्या होता है? तो मलेरिया उत्पन्न होता है मादा एनाफिलिस के मच्छर के कारण वेक्टर से होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आ जाते हैं छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोला कि माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है, लेकिन क्यों होता है? वही बोला कि ऑप्शन ए में बोला कि इसमें एंटीबॉडी होते हैं, बी में बोला कि इसमें लोहा पाया जाता है मतलब लौह पदार्थ, सी में बोला है यह स्वादिष्ट होता है, और डी में बोला है कि इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या? तो इसमें एंटीबॉडी की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसमें? तो माँ का दूध में एंटीबॉडी की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए वह शिशु के लिए सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है। आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि कोड लीवर तेल प्रचुर होता है। कोड लीवर प्रचुर कौन सा विटामिन से कारण होता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है विटामिन ए का कारण, बी में बोल रहा है विटामिन सी का कारण, सी में बोल रहा है कैल्शियम के कारण एंड डी में बोल रहा है विटामिन डी के कारण। तो सात का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात किसे? तो विटामिन डी के कारण क्या होता है? कोड लीवर तेल प्रचुर होता है, विटामिन डी से होता है। और आप लोग को पता है कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। आगे चलते हैं आठवां क्वेश्चन में। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे विषैली मछली है मतलब खतरनाक मछली कौन सी है? ऑप्शन ए में बोल रहा है स्टोन मछली, बी में है समुद्री घोड़ा एक मछली का प्रकार के नाम से जाना जाता है, सी में बोल रहा है कि विद्युत मछली एंड डी में बोल रहा है आरा मछली। यहाँ आरा नहीं होगा, तारा मछली हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। था कौन? तो स्टोन मछली है जो सबसे विषैली मतलब खतरनाक मान जाती है। कौन? तो स्टोन मछली मान जाती है। चलते हैं आगे नौवां क्वेश्चन में। नौवां क्वेश्चन इस प्रकार से थोड़ा छोटा करते हैं।
9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंचा आवाज लगाता है। नर मेढक है जो मादा मेढक की तुलना में सबसे ऊंचा आवाज लगाता है, क्यों लगाता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि बाघ कोष्ठ यानी वोकल सेक के कारण, या बी में बोल रहा है कि बड़े आकार होने के कारण, सी में बोल रहा है कि बड़े ध्वनि बक्स के कारण, एंड डी में बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या? तो बाघ कोष्ठ, बाघ कोष्ठ के कारण नर मेढक है जो मादा मेढक की तुलना में सबसे अधिक ऊंचा आवाज लगाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। 10वां बोला कि छिपकलियों लिपकलियों, यहाँ देखिए छिपकलियों लिपकलियों ये सार्थक शब्द दे दिया है। छिपकलियों लिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है अर्निथोलॉजी, बी में है ओफियोलॉजी, सी में है कैलोलॉजी, एंड डी में बोल रहा है सोरोलॉजी। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या? तो सोरोलॉजी। छिपकलियों लिपकलियों का अध्ययन कहलाता है सोरोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन में। आगे ग्रामर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है आखिर किस कारण से? ऑप्शन ए में बोला सूर्य के प्रकाश का परिवर्तन के कारण, बी में बोला सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन के कारण, सी में बोला है वायुमंडल से, क्या वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण, एंड डी में बोल रहा है कि वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण। यहाँ क्या बोलता है? लघुतर, लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन या दीर्घतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या? तो वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य के कारण क्या होता है? तो आकाश नीला दिखाई देता है। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन में। बोले सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है 310 डिग्री, बी में बोल रहा है 98.4 डिग्री, एंड सी में बोल रहा है 36.93 डिग्री, एंड डी में बोल रहा है क्या? 31.50 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या? तो 98.4 डिग्री होता है। यहाँ ऐसे कोई बुक में दे रहता है 98.6 भी डर रहता है, 98.6 डिग्री सेल्सियस रहता है समानता पर। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके रूप में होता है, किस रूप में होता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है फ्यूज के रूप में, बी में बोल रहा है धारा को फिल्टर करने में, सी में बोल रहा है वोल्टेज चेंज करने में, एंड डी में क्या हो रहा है कि धारा को प्रवाहित करने में होता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी था, किसमें? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज को चेंज करने में होता है, वोल्टेज को ट्रांसफर करने में होता है। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन बोला कि किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है, किसी ट्रांजिस्टर का आधार क्या होता है? ऑप्शन ए में हेविली डोप्ड होता है, या बी में हो लाइटली डोप्ड, सी में बोला है मॉडरेटली डोप्ड, एंड डी में क्या हो रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात कौन? तो लाइटली, किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है लाइटली डोप्ड होता है। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए में बोल रहा है सिल्वर या चांदी, बी में बोल रहा है कॉपर या तांबा, सी में बोल रहा है एल्यूमिनियम, एंड डी में क्या बोल रहा है? प्लेटिनम। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या? तो सिल्वर, चांदी। चांदी है जो विद्युत का क्या है? चालकता वाला तत्व, सबसे उच्चतम चालकता वाला तत्व कौन है? तो चांदी, सिल्वर। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि दो परमाणुओं के बीच बने बंधन के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अवंध ऊर्जा, बी में है स्थितिज ऊर्जा, सी में है गतिज ऊर्जा, एंड डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कि क्या होता है? तो अवंध ऊर्जा। दो परमाणुओं के बीच बने बंधन के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा को अवंध ऊर्जा कहा जाता है। आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन बोला कि फेरस सल्फेट से लोहे का निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है? ऑप्शन ए में है एजी मतलब क्या होता है? चांदी, एजी मतलब चांदी। जेडन बोल रहा अभी सेकंड में, जेडन मतलब हो गया जिंक, और सीयू मतलब क्या हो गया? कॉपर हो गया, एंड एसएन में क्या हो गया? एसएन मतलब हो गया टीन हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या? तो जिंक होता है। फेरस सल्फेट से लोहे का जो जिंक धातु है जो क्या करता है? तो विस्थापित कर देता है। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन में। 18वां बोल रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए में है लोहा का, बी में है कैथोड का, सी में है कैथोड एवं एनोड दोनों का, एंड डी में बोल रहा है किसी का नहीं, इनमें से किसी का नहीं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, था क्या? तो लोहा का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो लोहा का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन में। आपका 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोल रहा कि अभिकारकों को सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है बंधन ऊर्जा, बी में सक्रियण ऊर्जा, सी में है सौर ऊर्जा, एंड डी में है गतिज
ऊर्जा, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या, तो सक्रियण ऊर्जा। अभिकारकों को सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। सेम इसी तरह से इंट्रेंस एग्जाम में पूछता है, पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम में। चलते हैं आगे 20वां क्वेश्चन में। 20वां क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन है जो नॉर्मल ब्यूटेन को और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रित किया हुआ मिश्रण है। ऑप्शन ए में है कोल गैस, बी में है जेल गैस, सी में है पेट्रोल गैस एंड डी में बोला द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो 20 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात क्या, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस वही एलपीजी। आगे चलते हैं किसमें क्वेश्चन में। किसमें क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोला कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह, ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, बी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, सी में बोला प्रोटॉन का परित्याग करती है एंड डी में बोला इनमें से कोई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा था, अर्थात क्या, तो जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन में। 22वां बोला कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है, बैटरी में कौन सा इस्तेमाल, जो वाहनों में बैटरी यूज किया जाता है उसमें बोल रहा है कौन सा अम्ल है जो इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल, बी में बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में बोल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल एंड डी में बोल रहा है नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, था क्या, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। साधारण वाहनों में जो प्रयुक्त किया जाता है गाड़ियों में बैटरी, उसमें क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन में। 23वां क्वेश्चन बोला कि नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है। नींबू तथा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में है एसिटिक अम्ल, बी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में है साइट्रिक अम्ल एंड डी में क्या बोला है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो सिट्रिक अम्ल। नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है तो कौन, तो सिट्रिक अम्ल है। आगे चलते हैं 24वां क्वेश्चन में। 24वां क्वेश्चन बोल रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकरण या फिक्सेशन, नाइट्रोजन यौगिकरण का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन का द्रवीकरण, बी में है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन, सी में बोल रहा है नाइट्रोजन व एमिनो अम्लों में परिवर्तन, डी में बोल रहा है वायुमंडल की नाइट्रोजन का पिंडन। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन, ये किसका होता है, तो नाइट्रोजन यौगिकरण का अर्थ होता है। आगे चलते 25वां क्वेश्चन में। 25वां क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बोला कि निरपेक्ष शून्य ताप पर जर्मेनियम व्यवहार करता है। जर्मेनियम किस तरह से व्यवहार करता है। ऑप्शन ए में है सुचालक की तरह, बी में है कुचालक की तरह, सी में है अतिचालक की तरह एंड डी में क्या बोला, डी में बोला कि सुचालक तथा कुचालक दोनों की तरह प्रयोग करता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या, तो कुचालक की तरह। निरपेक्ष शून्य ताप पर जर्मेनियम कुचालक की तरह पर क्या कहता है, तो व्यवहार करता है। कुचालक किसका, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे कुचालक कहा जाता है। आगे नहीं है बस। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करें कि किस तरह का कैसा मतलब सेट लगा है, और फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।